हाँ जी, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, आज की इस कक्षा में अपन जो भी शेष रहे क्वेश्चंस थे हस्तकला से संबंधित, उन पर आज अपन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। एक बहुत ही शानदार, एक जानदार कक्षा होने वाली है जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, हस्तकला स्थान में सुमेलित नहीं है। मामा जी के घोड़े बसंतगढ़। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। मामा जी के घोड़े कहाँ पर है? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, जो मामा जी के घोड़े हैं वो हरजी गांव के हैं। कहाँ के हैं? हरजी गांव। और हरजी गांव कहाँ पड़ता है? जालोर में। हरजी जालोर में पड़ते हैं। और मामा जी के घोड़े बसंतगढ़ में नहीं है। अगला देखिए, दाबू प्रिंट अकोला के एकदम सही है। ला का काम लक्ष्मणगढ़ इधरगढ़ एकदम सही है। और अजरक प्रिंट बाड़मेर में, ये भी सही है। यहाँ पर देख भी सकते हैं, मामा जी के घोड़े हस्तकला जालोर की है, जबकि बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। बसंतगढ़ जो है वो सिरोही में स्थित है। अगला, राजस्थान में लेटा, मांगरोल और सालावा से जाने जाते हैं। तो ये सभी जो है वो कपड़े की मदों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। लेटा खेलसा उद्योग, जालोर का लेटा खेलसा उद्योग ग्राम खेलसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ग्राम खेलसा उद्योग के लिए। गेहूं के बींगण का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है? बगरू में होता है। बगरू में दाबू का विशेष प्रयोग होता है। दाबू का प्रयोग उस स्थान पर करते हैं जिसमें छापना नहीं होता है। इन स्थानों पर लेई या लुगदी को ठप्पों से लगा देते हैं। बगरू में गेहूं के बींगण का प्रयोग दाबू के लिए होता है, जबकि सवाई माधोपुर व अकोला में मोम का व बालोतरा में मिट्टी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। बगरू में अभी भी वानस्पतिक रंगों का प्रयोग होने से यह सांगानेर से अधिक प्रसिद्ध किया जाने लगा है। अगला प्रश्न देखिए, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो दाबू प्रिंट जो है वो अकोला गांव के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, तो तोड़ियो ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के सूतों के कारण साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह बाखला कहलाता है। जो छोटे ऊंट का जो बच्चा होता है उसके मुलायम बालों का धागा मिलाकर कपड़ा तैयार किया जाता है, उसको बाखला कहते हैं। मारवाड़ में ऊंट के बच्चे को तोड़ियो कहा जाता है, जिसके मुलायम बालों को सूत के साथ धागा मिलाकर बहुत बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, उसे बाखला कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? यह वर्षा की नमी में भी सूखा रहता है। अगला, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा जो है वो अलवर प्रसिद्ध है। अलवर प्रसिद्ध है अलवर के लिए। अलवर की बहुत पतली मिट्टी के परतदार बर्तन कागजी कला प्रसिद्ध है। सुनहरी टेराकोटा के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। सुनहरी टेराकोटा बीकानेर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल की थी? तो आमेर का जो मानसिंह फर्स्ट था उसने गलीचा बनाने में पहल की थी। गलीचा की अगर हम चर्चा करें तो राजस्थान में गलीचा मुख्य रूप से जयपुर, बीकानेर, अलवर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू तथा टोंक आदि जिलों में निर्मित किया जाता है। आमेर शासक मानसिंह फर्स्ट ने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की। इराक के शाह अब्बास द्वारा जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जय सिंह को एक अद्वितीय गलीचा भेंट किया, जो वर्तमान में जयपुर के राजकीय संग्रहालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। तो गलीचा निर्माण जयपुर में प्रसिद्ध है। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है उदयपुर में कठपुतलियों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। भारत में धागा तार की पुतलियों की परंपरा चीन एवं समृद्ध है। राजस्थान में उदयपुर की परंपरागत पुतलियां कठपुतली कहलाती है। काठ के एक टुकड़े में तराश कर लाई गई ये पुतलियां रंग बिरंगे पहनावे से बड़ी गुड़ियों के समान और लगती है। अगला, चंदू जी का गड्ढा तथा बोड़ीगामा स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है, चंदू जी का गड्ढा और बोड़ीगामा तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2। तीर कमान के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित चंदू जी का गड्ढा डूंगरपुर जिले में स्थित बोड़ीगामा प्रसिद्ध है। अगला, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है ना। विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? देखिए, सही ढंग से मेल, थेवा कला जोधपुर की नहीं है। थेवा कला प्रतापगढ़ की है, तो ये भी गलत हो गया। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। कुंदन कला जयपुर की है, ये सही है। जस्ता की बादला की बोतलें हनुमानगढ़ में नहीं जोधपुर में बनाई जाती है, तो ये गलत हो गया।
ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। यहाँ देख भी सकते हैं थेवा कला, कांच के पर हरे रंग से स्वर्णिम नक्काशी, सोने की नक्काशी करना प्रतापगढ़ में। उस्ता कला, ऊँट की खाल पर नक्काशी करना सोने की, वो बीकानेर में है। और जस्ता या जिंक की बादड़ा की बोतलें जोधपुर में प्रसिद्ध है, जिसको बादला कहा जाता है ना। अगला, राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? मूर्तिकला के लिए जयपुर शहर विख्यात है। ऑप्शन नंबर 4। जयपुर में पत्थर की सुंदर मूर्तियां बनाने के कार्य सर्वाधिक होता है। जयपुर नागौर, किशनगढ़ तथा अलवर जिले का किशोरी गांव संगमरमर की मूर्तियों व कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में गलियाकोट, डूंगरपुर में पत्थर के कलात्मक खिलौने वाले, भीलवाड़ा में संगमरमर पर चित्रकारी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ नाथ द्वारा में नहीं, सा हरी मीनाकारी के नाथ द्वारा में नहीं होता है, वो थेवा कला कहलाती है और वो प्रतापगढ़ में होती है। लकड़ी के घोड़ों के खिलौने कोटा में नहीं होते हैं। पत्थर के खिलौने गलियाकोट में होते हैं, एकदम सही है। चंदन प्रिंट प्रतापगढ़ में नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कोपतगिरी के नाम से के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? कोपतगिरी, तो इसमें अलवर और जयपुर शहर जो है वो प्रसिद्ध है। फौलाद से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई कोपतगिरी कहलाती है। यह कला दमिश्क से राजस्थान में मुगलों के समय में लाई गई। कोपतगिरी जयपुर, उदयपुर, अलवर में बहुतायत से होती है। अगला प्रश्न देखिए, कोपतगिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प, एक प्रकार का सजावट है। इसकी उत्पत्ति भारत में के साथ हुई है? भारत में मुगलों के साथ हुई थी। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान राज्य जो है वो कुंदन के गहनों के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णाभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला कुंदन कहलाती है। यह जयपुर में सबसे अधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिहोरी, भाकला, गंधहा किस उद्योग के नाम है? तो ये जटपट्टी उद्योग के नाम है, जिहोरी, भाकला और गंधहा। जसोल की जटपट्टी, बालोतरा जिले के जसोल गांव जो पूर्व में बाड़मेर था, अपने जटपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जटपट्टियाँ बकरी के बालों से बनती है। जटपट्टी उद्योग को जिरोही, भाकला, गंधहा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प स्थान सम्मिलित नहीं है? दाबू प्रिंट अकोला गांव, चित्तौड़गढ़, एकदम सही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर, ये भी सही है। और उस्ता कला बीकानेर, ये भी सही है। जबकि जटपट्टी जो है वो बालोतरा जिला आता है, नागौर जिला नहीं आता। बालोतरा या बाड़मेर पूर्व में जो था, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भरत, सूप, हुरमजी, आरी किस से संबंधित है? तो ये सभी कढ़ाई व पेच वर्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4। कढ़ाई के अगर प्रकार देखें तो लोक शैली कढ़ाई, फोल्क, पश्चिमी राजस्थान में कसीदारी को भरत कहते हैं। मोची भारत, बाड़मेर, हीरा भारत, मोती भारत, जालोर, मेयो कढ़ाई, बेड वर्क, जालोर, मेयो कढ़ाई, अलवर, भरतपुर, सूजनी काम, सुपा, मुक्का, कम्भीरी, हुरमजी, कच्ची, भरत, खारक, आरी, पंचमार्ग, पेबंद कारीकारी आदि प्रकार से इनके किए जाते हैं लोक शैली कढ़ाई में। ओडिशा का पीपली शिल्प को एप्लिक के नाम से जाना जाता है। इसमें बेस कपड़े पर कपड़े के रंगीन टुकड़े को एक साथ सिलाई करना शामिल है। एप्लिक वर्क में पशु पक्षियों, मानव आकृतियाँ आदि के नमूने काटकर विभिन्न टांकों का उपयोग कर वस्त्र पर लगाए जाते हैं। अगला देखिए, धार्मिक कढ़ाई। धार्मिक उत्सव में राजस्थान में जैन कढ़ाई एवं वैष्णव पिछवाइयाँ के मंदिर पर कड़े हुए वस्त्र चढ़ाते हैं। अगला है कोर्ट कढ़ाई। यह मुख्यतः 3 प्रकार से होती है, धातु कढ़ाई, कोर्ट कढ़ाई, धातु कढ़ाई, गोटा कढ़ाई, और एक जो तीसरा है वो क्या लिखा हुआ है, सलमा वर्क है। तो धातु कढ़ाई जो है वो उदयपुर का पुराना कढ़ाई शिल्प है, इसके डंके का काम किया जाता है। गोटा वर्क, सूती या रेशमी कपड़े पर बादले में से छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। बादले से छोटी छोटी जो बिंदकी की कढ़ाई है वो मुकेश कहलाती है। लंपा लंपी, किरण, बांकड़ी, गोखरू, नक्शी, पतले खजूर अलंकरण वाला गोटा। लहर गोटा, सामान्य खजूर की पत्तियों वाली अलंकरण युक्त गोटे। चौदानी
बीजियाँ आदि गोटे के प्रकार हैं। बादले की झालर को कहा जाता है, बादले की झालर को कहा जाता है। यह सद्य विवाहिता की साड़ी के आंचल और घूंघट वाले हिस्से में लगता है। तार वाले बादले से बनी एक प्रकार की बेल बांकड़ी जो स्त्रियों में दुपट्टों और पोशाकों पर लगती है। जयपुर का गुलाल गोटा देश भर में प्रसिद्ध है। गुलाल गोटा केवल जयपुर राज परिवार के लोग ही इस्तेमाल किया करते थे। अगला है सलमा वर्क। यह मुख्यतः दो प्रकार जारदोजी कामदानी की होती है। यह जयपुर सलमा वर्क के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सुनहरे धागों से जो कढ़ाई का कार्य किया जाता है उसे जारदोजी का कार्य कहा जाता है। इसमें से जो सुनहरे तार का प्रयोग होता है उसे कलाबत्तू कहा जाता है। अड्डा व फ्रेम है जिस पर कपड़े को तान कर जारदोजी की कढ़ाई की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कपड़े के विभिन्न टुकड़ों के सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने का प्राचीन तकनीक है? तो उसको कहते हैं एप्लिक। ऑप्शन नंबर 2। अगला, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो ये जालोर में है मोती भारत। लंपा लंपी, किरण, गोखरू एवं बांकड़ी यह सब राजस्थानी फिल्म सासू माँ के किरदार नहीं सा। गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है, एकदम सही बात है। गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है ये सभी। चांदी के आभूषणों की तारकसी के राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो चांदी के आभूषणों की तारकसी नाथद्वारा में प्रसिद्ध है। लकड़ी के आंगन पर अल्पना करना हो या तारों से लकड़ी पर कविता करने की कला तारकसी कहलाती है। इसमें मुख्य रूप से शीशम की लकड़ी काम में ली जाती है। तारकसी के प्रमुख केंद्र जयपुर और नाथद्वारा है। अगला प्रश्न, कौन सा हस्तशिल्प स्थान सुमेलित नहीं है? तो बंधेज यानी टाई डाई जयपुर में है, एकदम सही है। मसूरिया साड़ी, कैथून, कोटा और लकड़ी के खिलौने बस्सी चित्तौड़गढ़ है। तारकसी का काम है उदयपुर नहीं सर, तारकसी नाथद्वारा जयपुर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? समुद्र लहर जयपुर में रंगा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। जयपुर के रंगरेज व लीलघर राजशाही लहरिया समुद्र लहर नामक लहरिया रंगते थे जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। अगला प्रश्न, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती है? तो जयपुर में संगमरमर की मूर्तियां बनती है। पत्थर की मूर्ति बनाने वाले कारीगर सिलावट कहलाते हैं। सोमपुरा जाति के मूर्तिकार तलवाड़ा में काले संगमरमर की मूर्तियां बनाते हैं। सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियां जयपुर में, काले संगमरमर की मूर्तियां तलवाड़ा बांसवाड़ा में और लाल पत्थर की मूर्तियां थाना गाजी अलवर में बनाई जाती है। अगला, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। तो बेवाण क्या है? बेवाण जो है वो एक लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता था उसको बेवाण कहा जाता है। बेवाण लकड़ी के बने मंदिरनुमा देव विमान जिसकी देव झूलनी कदशी को झांकी निकाली जाती है। लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है क्या कहलाते हैं? बेवाण कहलाते हैं। बेवाण कला संबंधित है, बेवाण कला काष्ठ कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 क्योंकि लकड़ी के बनाए जाते हैं। मोजड़ी का संबंध से है, मोजड़ी मतलब जूतों से है, जो अपने शादी ब्याह में जो रजपूती पहनते हैं जूते नीचे। आजकल तो मोजड़ी जो है वो लड़कियां भी पाने लग गई है मोजड़ी। अगला है जोधपुर की जो कसीदार मोजड़ी जो जूतियाँ हैं वो जयपुर की नागरी या नागर जूतियाँ भी बीनमाल जालोर की जूतियाँ विशेष प्रसिद्ध हैं। जूती अथवा जूती के लिए जरबा, पेजार, पगरखी, पगरखा, मोचड़ी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। विवाहोत्सव पर वर वधू के लिए बनने वाली जूतियाँ क्या कहलाती है? चोब वाली कहलाती है। इस पर जरी का काम होता है। दूल्हे की जूतियाँ बिनोटा कहलाती है। डीडवाना कुचामन जिले में, पूर्व में जो नागौर जिला था, की परबसर तहसील में बड्डू में बनने वाली कसीदायुक्त जूतियाँ की एक परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा UNDP के तहत चलाई जा रही है। अगला प्रश्न, राजस्थानी लोक चित्रों में से कौन सा कपड़े पर नहीं बनाया जाता है? तो पट परछाई और फड़ तीनों के तीनों कपड़े पर होती है, लेकिन पतवारी जो है वो कपड़े पर नहीं होती है। गांव के बाहर गंगा जी के मार्ग पर पत की देवी के बने थानक को कहते हैं। गंगा यात्रा से लौटने पर पतवारी की पूजा होती है। विवाह के अवसर, विदाई से पूर्व और वर के घर लौटने पर भी पतवारी की पूजा होती है। पतवारी को क्षेत्रपाल भी कहते हैं, यानी क्षेत्रपाल भी कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी दीवार की ये कला है?
वो है मांडना। आदिवासी दीवार जो होती है उस पर मांडना मांडते हैं ना। महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर घर आंगन पर लीप पोत कर खड़िया हिरमिच गेरू से अनामिका की सहायता से यानी अंगुली की सहायता से ज्यामितीय अलंकरण बनाए जाते हैं, जिन्हें राजस्थान में मांडने कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मीणा जाति की महिलाएं घर में बनाई जाने वाली मोर की आकृति मोरड़ी मांडना कहलाती है। स्वस्तिक सीतिये सातिये सबसे छोटा मांडना, लक्ष्मी गणेश वध के चित्र, शंख चक्र मंगल कलश ग्रह नक्षत्र पद चिन्ह आदि प्रमुख मांडने हैं। अगला, कहानी कहने की वह कौन सी मौखिक परंपरा है जो राजस्थान में अभी भी अस्तित्व में है, जहाँ महाकाव्य महाभारत और रामायण की कहानियों के साथ पुराणों की कहानियाँ, जाति वंशावली और लोक परंपरा की कहानियों को बताया जाता है, तो वो है कावड़ वंचना यानी वांचन, कावड़ वांचन। कावड़ एक मंदिरनुमा काष्ठ कलाकृति है जिसमें कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं। कावड़ लाल रंग में रंगी जाती है व इसके ऊपर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। इसमें महाभारत रामायण कृष्ण लीला के विभिन्न चरित्रों की घटनाओं का विवरण होता है। इन्हीं का वाचन व श्रवण किया जाता है। कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ के बस्सी गांव के खेरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। यहाँ के पारंपरिक कलाकार मांगीलाल जी मिस्त्री ने अपनी कावड़ परंपरा से सुरक्षित करते हुए नए प्रयोग किए हैं। अगला प्रश्न, पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 कावड़ से संबंधित है। किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है? तो वो है कावड़। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? उस्ताद लालचंद नहीं है, मांगीलाल मिस्त्री। ऑप्शन नंबर 2। रूपाली और सुनहरी छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? तो ये किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा। कीचीको छातों अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है। अम्ब्रेला के लिए जो है वो फालना गांव प्रसिद्ध है। फालना पाली जिला में फालना गांव जो है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? सांगानेरी राजस्थान में, बांधनी भी राजस्थान में, बाड़मेरी राजस्थान में, कांधा जो है वो राजस्थान से संबंधित है नहीं है। देखिए, सांगानेरी जयपुर बाड़मेरी प्रिंट के लिए वस्त्र है तथा राजस्थान की बांधनी साड़ी देश भर में प्रसिद्ध है। हैंडलूम मार्क प्रमाणित बतलाता है। हैंडलूम मार्क जो है वो हैंडलूम कपड़ों की प्रमाणिकता बताता है। हैंडलूम मार्क हैंडलूम कपड़ों की प्रमाणिकता बताता है। हथकरघा निर्मित वस्त्रों की पहचान के लिए हैंडलूम मार्क लगाया जाता है। जिस कपड़े पर यह मार्क लगा होता है उसका अर्थ यह है कि वह कपड़ा 100% हथकरघा का बना हुआ है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्प कला में जिनका सूचीकरण किया है वे हैं? तो ब्लू पोट्री जयपुर की एवं चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का, इनको सूचीकरण किया गया है। देखिए, अगस्त 2023 में राजस्थान के 5 उत्पादों उदयपुर कोपतगिरी धातु शिल्प, बीकानेर कसीदाकारी शिल्प, बीकानेर उस्ताकला शिल्प, जोधपुर बंदेज और पिछवाईनाथ द्वारा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। राजस्थान में अब तक 21 वस्तुओं का लोगो सहित शामिल करने पर का राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा भौगोलिक सूचीकरण जीआई किया जा चुका है। उपयुक्त 4 उत्पादों के अलावा अन्य उत्पादों की सूची इस प्रकार है: कोटा डोरिया, ब्लू प्रिंट, ब्लू पोट्री ऑफ जयपुर, मोलेला क्ले वर्क राजस्थान की कठपुतली, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बीकानेरी भुजिया, कोटा डोरिया, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, थेवा आर्ट फुलकारी, मार्बल मकरना, मोलेला क्ले वर्क लोगो, जयपुर की ब्लू पोट्री लोगो, राजस्थान की कठपुतली लोगो, पोखरण पोट्री लोगो और सोजत मेहंदी। अगला, राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो 25,000 रुपये की राशि उनको दी जाती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। देखिए, हस्तशिल्पियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा 1983 से भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार के अनुरूप ही राज्य सरकार की ओर से भी शिल्पियों को पुरस्कृत करने की योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत राज्य स्तरीय पुरस्कार के अंतर्गत 25,000 रुपये नगद तथा दक्षता प्रमाण पत्र पाने वाले शिल्पियों को 5,000 रुपये नगद प्रदान किया जाता है। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में हुई थी, एकदम सही है। इसके आने
इसमें आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, ये भी बात सही है। यह नीति 2025 तक प्रभावी रहेगी, नहीं सा। विलुप्त होते परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य, ये भी बात सही है। देखिए इस नीति के बारे में देखें तो राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 का शुभारंभ 17 सितंबर 2022 को किया गया। इसका उद्देश्य हस्तशिल्प के उत्थान के बेहतर विपणन और व्यवस्था प्रदान करना, पारंपरिक और विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के साथ साथ रोजगार के अवसर प्रदान करना। शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए नीति में हर साल राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन, विभिन्न श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार, ब्रांड निर्माण, ई मार्केटिंग, सामाजिक सुरक्षा, ऋण सुविधा, छात्रावास, छात्रवृत्ति और निष्पक्ष प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए सहायता जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। असम और ओडिशा के बाद राजस्थान देश का तीसरा राज्य है जिसने पृथक हस्तशिल्प नीति जारी की है। अगला प्रश्न, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी हुई थी? ऑप्शन नंबर 2, 2022 में जारी हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? तो ऑप्शन नंबर 2, राजस्थली के नाम से ब्रांड नाम से विपणन करता है। राजस्थली। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं में के विपणन एवं उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए जयपुर में राजस्थली एम्पोरियम कार्यरत है। अगला प्रश्न, अजरक सुमिलित करना है। अजरक प्रिंट जो है वो बाड़मेर का है और पावरलूम कपड़ों पर छपाई बालोतरा में और मोठड़ा जोधपुर में और मसूरिया की साड़ी कैथुन कोटा की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रकार का दिख रहा है, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प उत्पाद सुमिलित करने हैं और स्थान, ठीक है। बादड़ा जोधपुर का है और अगला है नमदा टोंक में और पावरजाई जयपुर की प्रसिद्ध है। खेसड़ा लेटा का प्रसिद्ध है। इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनको भी सुमिलित करना है और ये लास्ट प्रश्न है। देखिए सबसे पहला नमदा टोंक का प्रसिद्ध है। डोरिया साड़ी जो है, डोरिया जो है वो कोटा की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट जो है वो बाड़मेर में है और मार्बल मूर्ति निर्माण कहाँ पर है? जयपुर में प्रसिद्ध है। हाँ जी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो ये आपके जो हस्तकला एवं हस्तशिल्प वाले जो टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं आज की इस कक्षा में अपन ने कवर किए हैं और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।